की अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए। और आज की स्टोरी में सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि जब हमारी स्टोरी हम शेयर करते हैं तो बहुत सारा मैं करना पड़ता है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। पर मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि ये सिर्फ मेरा नहीं है, मेरे पीछे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका नाम मैं आज लूंगी, और कुछ लोगों का नाम शायद मैं ले भी ना पाऊँ, क्योंकि वो नाम की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं बहुत कम टाइम में और बहुत सारी चीजें मैं शेयर कर पाऊँ। लोग उसको संघर्ष बोलते हैं, बट मैं पार्ट ऑफ लाइफ बोलती हूँ कि अगर वो नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती और आप सभी के सामने अपनी स्टोरी शेयर नहीं कर पाती। तो शुरुआत करते हैं। मेरा नाम मधुसुधी है। मैं बिहार के एक छोटे से शहर फॉरबिसगंज से बिलोंग करती हूँ। मेरे ख्याल से अभी भी किसी का माइक वो है। And मैं खुद की एक वॉइस बार खुद से मेरे ख्याल से जितेंद्र सर हैं। मैं एक बार जो है दोबारा सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ, और आप अपने आप को जो है अभी अनम्यूट कर अनम्यूट लेना। मैंने म्यूट कर दिया, अब आप कीजिएगा अपने आप। ओके ओके फाइन। तो बिहार के एक छोटे से शहर फॉरबिसगंज से मैं बिलोंग करती हूँ। और अगर मैं फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो मेरे घर में एक छोटा सा किराना दुकान था। मम्मी पापा गांव में रहते थे और मेरी मम्मी बहुत सीरियस थी हमारी एजुकेशन को लेके, क्योंकि उन्हें वो एजुकेशन नहीं मिला था। तो वो चाहती थी कि उनके बच्चे को वो एजुकेशन मिले। सो वो गांव छोड़ के शहर आई और शहर में एक छोटा सा किराना दुकान किया, और किराना दुकान करके हम सभी को पढ़ाने लगे। और बच्चे जो होते हैं ना, वो किसी को कुछ बोलते हो या ना हो, लेकिन उसे समझ में आता है कि मम्मी पापा कष्ट में हैं। और मैं जिस एनवायरमेंट में रही, मैंने देखा है कि सुबह को 5 बजे मेरी मम्मी किराना का दुकान का शटर उठाती थी, एंड सुबह 5 बजे से लेके रात के 9-10 बजे तक वो शटर उठा रहता था। और मम्मी सुबह से लेके आ, मतलब खड़े होके एंड खड़ा होके पूरा काम करती थी, और मैं उस कष्ट को मैंने देखा था। और मैं जिस माहौल में थी, जिस गांव में थी, तो गांव का माहौल उतना अच्छा नहीं था। तो मेरी मम्मी मुझे घर के अंदर ही रखती थी, हमारे तीनों भाई बहन को खुद से पढ़ाती थी। स्कूल जाना और घर में रहना ये हमारा काम था, हम ज्यादा बाहर नहीं जाते थे। तो ज्यादातर घर में जब रही तो मम्मी के साथ मैंने देखा कि मम्मी क्या स्ट्रगल करती है, कितना किराना दुकान पे बोलना पड़ता है, कितना ज्यादा खड़े रहना पड़ता है सुबह से शाम तक। और सुबह से शाम तक जब खड़े होकर जब रात को आती थी ना, तो मम्मी सोने से पहले अपने पैर में तेल लगाती थी। तो जब मैं पूछती थी मम्मी तुम तेल क्यों लगाती हो, इतना तुम्हें अजीब नहीं लगता? तो मेरी मम्मी बोलती थी कि नहीं नहीं, मुझे थोड़ा गीला रहता है ना पैर, तो सोने में अच्छा लगता था। पर वो बोलती नहीं थी, पर दिन भर खड़े होके उनके पैर में इतने दर्द हो जाते थे कि उन्हें तेल लगा के सोना पड़ता था। ये सब चीजें महसूस हो रही थी, और मैंने मम्मी को करीब से देखा, वो सारे स्ट्रगल देखा। मुझे समझ में आ गया था कि पैसा कमाना उतना आसान तो नहीं है। और छठी तक हम लोगों ने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की, और छठी के बाद ऐसा हुआ कि 7th क्लास के बाद प्राइवेट स्कूल की फी इतनी ज्यादा थी कि ऐसा हुआ कि घर में किसी एक बच्चे को पढ़ा सकते हैं। मैं और मेरा भाई दोनों साथ में पढ़ते थे। तो बिहार में और एक शहर में, बिहार के एक छोटे से शहर में अगर ऐसा होता है तो नॉर्मली किसी भी परिवार में ऐसा बोलते हैं कि ठीक है लड़के को पढ़ा लो। तो लेकिन मेरी मम्मी मुझे शायद ज्यादा बहुत प्यार करती थी, या बेटे बेटी में वो फर्क नहीं करना चाहती थी। तो मेरी मम्मी बोले कि या तो पढ़ेंगे तो दोनों सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, यानी तो दोनों प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे। और उस टाइम पे ये ऑप्शन चूज किया गया और दोनों सरकारी स्कूल में रह गए। तो मुझे आज भी अफसोस है, या मैं ऐसे भाई को चिढ़ाती हूँ कि मेरे कारण वो भी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाए, क्योंकि मैं उस टाइम पे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाते, दोनों नहीं पढ़ पाते। खैर, हमारी एजुकेशन सरकारी स्कूल में हुई, पर उसका मलाल कभी भी नहीं है, क्योंकि हमारी सरकारी स्कूल जरूर थी, पर हमारी सोच प्राइवेट वाली थी। हमने अपनी एजुकेशन को अच्छे से किया, और इस तरीके से करते रहे। जब 9th-10th में गए तो मुझे समझ में आया कि कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए हमें। तो मैं और मेरे भाई ने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। मेरी मम्मी दिन भर किराना दुकान में करती थी, वो भी कुछ ट्यूशन पढ़ाती थी, हम लोग भी कुछ ट्यूशन पढ़ाते थे। और ऐसे ट्यूशन पढ़ा के कुछ पॉकेट खर्च निकलता था, जिससे हम बुक्स खरीदते थे, क्योंकि बुक्स पढ़ने का हमारा बहुत शौक था। 9th-10th में भी हमारी एजुकेशन बहुत अच्छी रही, और हमने अपने स्कूल में टॉपर्स में से एक थे। और उसके बाद मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे बोला गया था कि मैं कुछ पिक्चर्स शेयर करूं। तो ये मेरी 10th के बाद की पिक्चर है, जहाँ पे मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सम्मानित किया गया था अपनी एजुकेशन को लेके, क्योंकि मैं एजुकेशन में अच्छा की थी। देन मैंने 11th-12th की अपनी एजुकेशन की, और 11th-12th में मैं बिहार बोर्ड में टॉप 1% में थी। पूरे के पूरे बिहार बोर्ड में जब मैं टॉप 1% पे आई, तो उस बेसिस पे मुझे स्कॉलरशिप मिली। और उसी टाइम पे 12th के आसपास ही मेरे घर पे एक मेरे रिश्तेदार आते हैं, और वो मम्मी को आरसीएम का प्लान दिखा रहे होते हैं।
और चूंकि मेरा ऐसा था कि स्कूल से आने के बाद मैं मम्मी के पास बैठती थी, और उस टाइम पे जब वो प्लान दिखा रहे थे तो मैं भी उस प्लान को देखी, और प्लान को देखने के बाद में ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि कुछ तो अलग है। ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 5 साल में जिंदगी बदलने की बात कर रहे हैं, अनलिमिटेड इनकम की बात कर रहे हैं, रॉयल्टी इनकम की बात कर रहे हैं। तभी मुझे फर्स्ट बार रॉयल्टी इनकम की बात समझ में आई थी कि रॉयल्टी इनकम नाम की भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड में थी, उस बैकग्राउंड से मुझे समझ में आया था कि मुझे ठीक ठाक नौकरी मिल जाए ना तो मेरे लिए बहुत है, मैं अपने घर में कुछ पैसे कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, यही मेरे लिए बहुत है। उस टाइम पे मेरी ये सोच थी। एंड उस टाइम पे ये बोला गया कि रॉयल्टी इनकम जैसे नाम एग्जिस्ट करती है, तो मुझे लगा कि कुछ तो अलग है। तो उस रिश्तेदार से मैंने पूछा, कुछ अलग अलग क्वेश्चन मैंने पूछे, उस क्वेश्चन का आंसर वो दे नहीं पाए। तो मैं उनसे पूछे कि वो बार बार जब प्लान दिखा रहे थे तो वो बार बार अपने सीनियर का नाम ले रहे थे। तो मैं बोली कि ठीक है, आप उस सीनियर से अब बात करवा दीजिए, क्योंकि उस टाइम तक मैं अपने स्कूल में अच्छा कर रही थी और मुझे लोगों से बात करना आता था, मैं स्पीच वगैरह देती थी, डिबेट वगैरह प्रोग्राम में जाती थी, तो मुझे ये हिचक नहीं थी कि मुझे किसी से बात करनी है। तो मैं बोली कि आप उनसे बात करवा दो। तो उन्होंने मुझे आंसर दिया था कि मधु, तुम इस लेवल पे नहीं हो कि वो तुमसे बात करेंगे, और मुझे उनसे बात करने का मौका नहीं मिला। ऐसे टाइम बीता, उसके बाद हम इग्नोर कर दिए कि चलो ठीक है, आते जाते रहते हैं। और उसके बाद एक दिन जब मुझे उस अपलाइन का कैसेट सुनने को मौका मिला, और मुझे लगा कि नहीं यार, जिंदगी में बस अपने लिए पैसे कमाना और बस नौकरी करना, ये मकसद तो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब उनका एक ऑडियो सुनी थी तब मुझे लगा था कि ये देश को बदलने की बात कर रहे हैं, ये लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, ये रॉयल्टी इनकम की बात कर रहे हैं, पैसिव इनकम की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तभी मेरी थोड़ी सोच बदली कि मैं क्यों नहीं ऐसा सोच रही हूँ, मैं क्यों सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूँ, मुझे थोड़ा सा ऐसा सोचना चाहिए। और फिर एक दिन वही रिश्तेदार आते हैं घर पे, और मैं उनके फोन से उनके अपलाइन का नंबर चोरी कर लेती हूँ एक तरीके से। वो मुझे देते हैं फोन चार्ज में लगाने के लिए, और मुझे लगा मुझे बात करनी है, और मुझे लगता है कि अगर किसी चीज को पाने की जिद हो ना तो रास्ता निकल जाता है। उन्होंने मुझे मोबाइल चार्ज में लगाने के लिए दिया, और मैंने बस सर्च किया और वो नंबर मैंने निकाल लिया। और उस नंबर को निकालने के बाद मैंने 3-4 महीने तक कोशिश की उनसे बात करने की, पर मैं भी शायद, मैं जब कॉल करती थी तो वो बिजी रहते थे, और वो जब कॉल करते थे तो मैं स्कूल में रहती थी, तो हमारी बात नहीं हो पाई। तो काफी टाइम के बाद जब उनसे बात हुई, आवाज डिसलोकेट हो रही है आपकी, क्या मेरी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है? क्या कोई बताएंगे? बहुत अच्छी आ रही है, परफेक्ट। प्रॉपर आ रही है मैम, बहुत बढ़िया आ रही है। बिल्कुल प्रॉपर है, कंटिन्यू प्लीज। ओके, थैंक यू। तो मैंने उनका नंबर लिया, और काफी टाइम के बाद, 3-4 महीने के बाद में मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि मैं पूछे कि मैं काम करना चाहती हूँ, तो उन्होंने सब कुछ बताया, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दी। और इन्फॉर्मेशन देने के बाद वो मुझसे पूछते हैं कि तुम क्या करती हो। तो मैं बोली बस अभी 12th का एग्जाम दूंगी मैं। तो उन्होंने बोला कि फोन रखो, जाके पढ़ाई करो। और उन्होंने कंप्लीटली मना कर दिया कि तुम्हें आर्ट्स में बिजनेस अभी नहीं करना, जो मेरी अपलाइन है। और मैं उनका नाम यहाँ पे लेना चाहूंगी कि मिस्टर मोहन प्रसाद, जो बिहार के पहले रॉयल्टी अचीवर है, और उन्होंने मुझे इस बिजनेस में पाला है। और न सिर्फ बिजनेस में बल्कि एजुकेशन में, मेरी पर्सनल लाइफ में, मेरे पर्सनल लाइफ प्लस प्रोफेशनल लाइफ दोनों में जो मेरी ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं में उनकी बदौलत है। आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। कहते हैं कि रिच डैड पुअर डैड होते हैं, तो मुझे वो सच में दिखे हैं, वो मेरे रिच डैड हैं। और मुझे हमेशा आज भी वो बहुत अच्छा गाइड करते हैं। तो उनसे बात हुई, उन्होंने बोला कि पहले अच्छे कॉलेज में जाओ। एंड देन उन्होंने जब बोला कि अच्छे कॉलेज में जाओ, तो मैं पूरी पढ़ाई में लग गई और 12th का एग्जाम दिया। 12th में टॉप 1% में आई, और टॉप 1% में आने के बाद जेई मेंस मैंने क्लियर किया। बहुत सारी अलग अलग लेवल के गवर्नमेंट कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए। और उस समय जो सबसे बेस्ट कॉलेज मुझे मिल रहा था, वो कॉलेज मुझे मिला था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता, जिसके बारे में सर बोल रहे थे। वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ पे रिसर्च होता है, वहां पे मुझे एडमिशन मिला, और वहां पे मैं आ गई। इतनी अच्छी कॉलेज में मैं हूँ, और वहां से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। तो जब मोहन सर मुझे बोले थे कि तुम कॉलेज में जाना एंड देन काम स्टार्ट करना, और मैं जब कॉलेज में आई और यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलने लगी, और बच्चे को अच्छा कॉलेज मिल गया, अच्छा इन्वायरमेंट मिल गया, और यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल के लोग थे। मतलब कि बहुत सारे ऐसे थे जो कॉलेज के डायरेक्टर का बेटा भी हमारे साथ कभी कभी पढ़ रहे थे, ऐसे बैच में थे। कुछ लोग फॉरेन से आए हुए थे। तो जब उस इन्वायरमेंट में गई, इतना सारा कुछ देखी, और साथ में मुझे पैसे भी मिल रहे हैं, इनकम भी मिल रही है, तो मुझे लगा कि क्यों करना है आर्ट्स से हम। फिर मैं भटक गई कुछ टाइम के लिए, मुझे उस टाइम के बाद मैं छोड़ दी। एंड चूंकि एक कारण ये भी था कि जब उस इन्वायरमेंट में गई, जब मैं पूरी सरकारी स्कूल से पढ़ी हुई लड़की, पूरी हिंदी मीडियम में पढ़ी हुई लड़की, जब उस इन्वायरमेंट में गई, उस कॉलेज में गई जिस कॉलेज में कोई हिंदी बोल तक नहीं रहा था,
कंप्लीटली इंग्लिश चल रहा था, कंप्लीटली सब कुछ चल रहा था, एक कंप्लीट अलग कोर्स, अलग इन्वायरमेंट, अलग लैंग्वेज, कंप्लीटली डिफरेंट था, अलग स्टेटस के लोग। तो वहां पे एडजस्ट करने में भी मुझे बहुत टाइम लगा, वो चीजें सीखने में कि हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, ऐसे सब कुछ चीजें करने में बहुत टाइम लगा। तो वो सब करने में लगभग मेरा 1 साल गुजर गया। 1 साल कंप्लीटली मुझे लगा कि मैं उस कॉलेज में जाके सर्वाइव करूं। इतने छोटे से जगह से आके उस कॉलेज में सर्वाइवर मोड पे जाने में मुझे 1 साल लगा, पर 1 साल ऐसे ही चला गया। एंड तब मोहन सर को लगा कि नहीं, ये लड़की बस कॉलेज की पढ़ाई में लग गई है, इसको मुझे सही डायरेक्शन देना है। तो वो बिहार से, कटिहार से आए और उन्होंने मुझे एक सेमिनार में मुझे लेके गए। और वो सेमिनार और कोई नहीं, 16th एनिवर्सरी जो हमारा आरसीएम का प्रोग्राम था, 16वीं एनिवर्सरी था। आने से पहले उन्होंने बोला था कि मधु तुमको मैं लेके जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले तुम प्रॉपर ड्रेस कोड में जाओगी, क्योंकि अगर मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ तो मैं तुम्हें बिना ड्रेस कोड के नहीं लेके जाऊंगा। और उसी टाइम पे ना मेरी कोई पिन नहीं थी, मैं ना रॉयल्टी अचीवर थी, ना स्टार पिन अचीवर थी, बट मैं ड्रेस कोड में आ गई थी क्योंकि मुझे उस सेमिनार में जाना था। और ये मेरी पहली पिक्चर है जो कि मेरी मोहन सर के साथ में है। इस ड्रेस कोड में मैं 16th एनिवर्सरी में प्रोग्राम में गई थी। और उसके बाद उस प्रोग्राम में जाने के बाद में ऐसा हुआ था कि मैं बैठी हुई हूँ और सामने रॉयल्टी अचीवर का पूरा सेलिब्रेशन चल रहा है। और मैं वैसी लड़की हूँ, जब 11th-12th में मैं थी उस टाइम पे जितना भी मंच का काम होता था, स्टेज का काम होता था मेरे स्कूल का, वो सारा काम मैं करती थी। बाई चांस अगर किसी दिन मैं स्कूल नहीं गई ना, तो प्रिंसिपल के ऑफिस से मेरे घर पे फोन आ जाता था कि मधु आज स्कूल क्यों नहीं आई है, ये वाला फंक्शन है और वो उसी को कंडक्ट करना है। इस लेवल पे मैं थी। तो मैं कभी भी स्टेज से नीचे बैठने की लड़की थी नहीं। और उस टाइम पे 16वीं यूनिवर्सिटी में गई और मुझे नीचे बैठा दिया गया, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। और उस टाइम पे एक डिसीजन मेकिंग होता है ना कि यार कुछ तो बदलना है, वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। और उस टाइम पे जब मैं आई, मोहन सर मुझे लेके गए, उस वेन्यू पे लेके गए, फिर कॉलेज मुझे छोड़ने आए। छोड़ने के बाद में मैं उस रात भर नहीं सोई, बिल्कुल भी कंप्लीटली मैं नहीं सोई। मैंने डायरी निकाला, मैं कुछ लिखना स्टार्ट की, बहुत सारा चीजें सर्च करना स्टार्ट की कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करते हैं, क्या फ्यूचर है, किस तरीके से है, मैंने सब कुछ सर्च करना स्टार्ट किया। और मैं सुबह होने का वेट कर रही थी, और सुबह होने के वेट में मैं मोहन सर को बोली और फोन की, मैं बोली कि सर अब मुझे रॉयल्टी अचीवर बनना है। मैं बिगनर, स्टार्टर, ओपनर ये सब की बात ही नहीं की। मैं बोली कि सर मुझे रॉयल्टी अचीवर बनना है, मुझे बताइए कि करना क्या होता है। एंड वो बहुत खुश हुए, उन्होंने मुझे सारी चीजें बताई। उन्होंने मुझे बताया कि तुम एक बार आओ, उन्होंने बुला के मुझे 6 बेसिक 8 कोर स्टेप एंड प्लान वगैरह सब कुछ बताया और बोला कि स्टार्ट हो जाओ। उसके बाद से जो मैं स्टार्ट हुई, मुझे याद है कि मैं कभी रुकी नहीं। एक सिंगल डे भी नहीं होगा जिस दिन मैं सोची कि मैं कुछ छोड़ दूं, या मुझसे नहीं होगा, या मुझे नहीं करना है। उसके बाद मैं कभी भी नहीं सोची। हमारी जो शुरुआत हुई थी मेरी मम्मी ने की थी, और मेरी मम्मी ने जब शुरुआत की थी तो वो इस तरीके से की थी कि छोटा सा किराना दुकान जो था, ये छोटा सा किराना दुकान था। और ये जो इसी में थोड़ा सा आरसीएम का सामान रख के मेरी मम्मी ने स्टार्ट किया था। यहाँ पे मैं दिख रही होंगी थोड़ी, मेरे पीछे मेरी मम्मी है। ये जो पीछे दुकान है ना, ये दुकान था हमारा। और जहाँ पे आरसीएम का सामान दिख रहा है अभी, वहां पे आरसीएम का सामान नहीं हुआ करता था। वहां पे एक छोटा सा रेक लगा के वहां पे हमारे पढ़ने का जगह हुआ करता था। हमारी जो स्टडी रूम थी वो उसके पीछे ही थी। मेरी मम्मी दुकान पे रहती थी और बीच बीच में आके देखती थी कि हम लोग ठीक से पढ़ रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो हमारा स्टडी रूम हुआ करता था, क्योंकि एक ही कमरे में सब कुछ लगभग था, पीछे एक थोड़ा सा रूम है, तो उसमें में हमारा स्टडी रूम हुआ करता था। एंड जब हम लोग बाहर चले गए, मैं बाहर निकल गई, मेरे भाई बाहर निकल गए पढ़ने के लिए, तो उन्होंने उस स्टडी रूम को ये वाला आरसीएम पीयूसी के फॉर्म में उन्होंने किया, और यहाँ से हमारी स्टार्ट हुई। और आज के टाइम पे वो जो जगह है वो इस फॉर्म में है। हमारा एक सुंदर सा वंडर वर्ल्ड क्विक है, और मेरी मम्मी उस चीज को पूरा अच्छे से हैंडल करती है। चाहे बैंक का काम हो, डिपो का काम हो, पीयूसी का काम हो, सब कुछ वो अकेले हैंडल करती है। और कहीं ना कहीं वो मेरी इंस्पिरेशन है। लोग भाई बहन के रूप में काम करते हैं, पति पत्नी के रूप में काम करते हैं, पर हम माँ बेटी के रूप में काम करते हैं। और ये सबसे बेस्ट जोड़ी है जो मुझे लगती है कि हम लोग बहुत साथ में ग्रो कर रहे हैं, और एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड हुई है। अब ऊपर की जो पिक्चर है, ऊपर की पिक्चर से नीचे की जो पिक्चर्स है, इन दोनों के बीच में बहुत लंबी जर्नी है। और उस जर्नी को मैं थोड़ा सा समअप करना चाहूंगी कि क्या क्या चैलेंज आया। सबसे पहला चैलेंज जो आता है ना, वो आता है कि जब आप पढ़ाई करते हैं साथ में बिजनेस करते हैं, वो सबसे पहला चैलेंज होता है कि दोनों कंप्लीटली अलग फील्ड होता है। अलग फील्ड होता है मतलब क्या, कि एक पढ़ाई जो है और खासकर रिसर्च जो है वो ऐसा है कि कंप्लीटली इंट्रोवर्ट वाला काम होता है। दैट मीन्स आपको खुद अकेले बैठना है, अकेले पढ़ना है, अकेले सब कुछ करना है। एंड रिसर्च में कुछ भी अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पे, आपको खुद से सोचना है, खुद से सब कुछ करना है। 4 चीजें पढ़नी है, उसके बाद एक नई चीज सोचनी है। तो ये कंप्लीटली एकांत में काम करने वाला चीज होता है।
और दूसरी जो चीज होती है बिजनेस, वो लोगों से मिलके काम करने वाला होता है, कंप्लीटली एक्सट्रोवर्ट वाला काम होता है। और इन दोनों के बीच में बैलेंस करना ये बहुत टफ होता था उस टाइम पे। जब मैं पढ़ाई में घुसती थी तो मैं पढ़ाई में घुस जाती थी, फिर बाहर की कुछ याद नहीं रहती थी कि वो मुझे आरसीएम भी करना है, और जब आरसीएम में घुसती थी तो पढ़ाई डिस्टर्ब होने लगती थी। तो मुझे तो कई टाइम 6 महीने 1 साल तो इस दोनों में बैलेंस करने में लगा कि हाउ टू बैलेंस दीज थिंग्स, कि मैं पढ़ाई करने जाऊं तो पढ़ाई करूं और झट से स्विच करूं बिजनेस में, इस तरीके से कैसे खुद को करूं। तो ये करने में, ये स्किल को सीखने में मुझे बहुत टाइम लगा और सीखना स्टार्ट किया। और मुझे पता था कि कोई भी चीज स्किल सीखी जा सकती थी, तो मैंने सीखना स्टार्ट किया, मीटिंग सेमिनार में जाना स्टार्ट की। ये मेरी पहली मीटिंग थी जो मोहन सर मुझे लेके गए थे। उसके बाद 12/7 में ये मेरी पहली मीटिंग थी जो मैं इंडिविजुअल अकेले गई थी मुकेश कोठारी सर के मीटिंग में, और उन्होंने बिजनेस माइंडसेट मुझे सिखाया। और इसलिए मैं आज कहती हूँ कि मेरा एक नाम है ही नहीं मेरे सफलता में, हर एक जितने भी कोर लीडर हैं, जितने भी टेक्निकल अचीवर है, सबका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और उसके बाद मैं कोई भी मीटिंग मिस नहीं करती थी। इनफैक्ट ऐसा होता था कि 1 महीने में 2-3 मीटिंग में चली जाती थी, और मीटिंग को अटेंड करने के लिए मैं 200-300 किलोमीटर चली जाती थी। 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर मेरे लिए तो नॉर्मल था, और मैं अकेले ट्रैवल करती थी। और जब ये अकेले करती थी तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि लड़की है अकेले ट्रैवल कर रही है, पर मुझे पता है कि मेरी जो पर्सनल प्रोटेक्शन है वो मेरे हाथ में है। मैं प्रोटेक्ट करूंगी खुद को। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आप चल रहे हो, तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मेन चीज है कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है। तो इसलिए मैंने उस तरीके से स्टार्ट किया, अकेली जर्नी स्टार्ट की। दोस्त आपके मूवी देखने के लिए जाते हैं साथ में, आपके साथ डिनर करने के लिए जाते हैं, आपके साथ बर्थडे पार्टी में जा सकते हैं, आपके साथ पार्टी वगैरह में जा सकते हैं, पर आपके साथ सीखने के लिए सेमिनार में नहीं जाता है। ये मैंने सीखा है जिंदगी से। आपको अपना सीखने का काम अकेले करना पड़ेगा और आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। तो मैंने अकेले लेना स्टार्ट किया, ट्रैवलिंग करना स्टार्ट किया, सब कुछ करना स्टार्ट किया, और ये मेरा फेज स्टार्ट हो गया। लेकिन दूसरा जो प्रॉब्लम था वो था प्रोडक्ट का। मुझे याद है कि जब मैं प्रोडक्ट लेने जाती थी और मेरे पास आसपास कोई दुकान नहीं था, क्योंकि आरसीएम का कोई पीयूसी वगैरह सब नहीं था, क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज में थी, और गवर्नमेंट कॉलेज जो होता है वो हमेशा आउटर एरिया में होता है। तो मुझे याद है कि जब मैं कोई भी प्रोडक्ट किसी को प्लान देती थी और मुझे उनको देना होता था, कई बार मैंने दुकानदार को मुझे प्रोडक्ट्स देने होते थे और बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट्स देने होते थे, तो मैं अपने कॉलेज से अपने रूम से निकलती थी और 10 मिनट पैदल चलती थी। पैदल चल के मैं पहुंचती थी वहां पे, ऑटो पकड़ती थी या बस लेती थी। बस से 20 मिनट ट्रैवल करती थी तो रेलवे स्टेशन पहुंचती थी, रेलवे स्टेशन पहुंचती थी और वहां पे टिकट लेती थी, और वहां से 15 मिनट ट्रैवल करती थी। 15 मिनट ट्रैवल करके मैं निहाटी पहुंचती थी, निहाटी पहुंच के उतरती थी, फिर वहां से 5 मिनट ट्रैवल करती थी, फिर मैं आरसीएम के पीयूसी पहुंचती थी। एंड वहां पे मैं प्रोडक्ट लेती थी, एक बैग में लेती थी, इधर एक थैला रहता था, इधर एक कार्टून रहता था, और इस तरीके से उठा के मैं फिर ट्रेन में आती थी। फिर ट्रेन से जब उतरना होता है ना, लोकल ट्रेन आपका, और वो भी वेस्ट बंगाल का, कोलकाता का, तो यहाँ पे ऐसा होता था कि बहुत भीड़ होती थी, तो उतरने में दिक्कत होता था। तो मैं क्या करती थी, मेरे हाथ में जो थैला और कार्टून होता था, कार्टून को मैं नीचे फेंक देती थी ताकि मैं उतर पाऊं। कार्टून को नीचे फेंकती थी, थैला को लेती थी और उसके बाद फिर निकलती थी। कई बार ऐसा होता था कि इतना ज्यादा वजन होता था कि मैं ऐसे नहीं चलती थी, ऐसे चलती थी कि वो नीचे पुश कर रहा होता था। और उस सारी चीजों को देख के मैंने स्टार्ट किया, और उस तरीके से कई बार ऐसा होता था कि मेरे हाथ में ना छाला पड़ जाता था उस भारी वजन को उठा उठा के। तो कई बार लोग बोलते हैं कि तुम्हारे नसीब में अमीर बनना नहीं है, तुम्हारे नसीब में अमीरी लिखा ही नहीं है। तो कई बार जब ऐसे लोग बोलते थे ना कि अरे ठीक ठाक नौकरी तो मिल ही जाएगी, तुम बीएसएमएस कर लो, स्कॉलरशिप मिल रही है, पीएचडी कर लोगी, उसके बाद अच्छा खासा तुम्हें लाखों में तो इनकम आएगी ही तुम्हें। और ठीक है, लेकिन मुझे पता था लाखों की इनकम अमीरी तक तो लेके नहीं जाएगा। तो लोग बोलते थे अमीरी की लकीर तुम्हारे हाथ में नहीं है। मैं बोलती थी आरसीएम का सामान ढो ढो के इतने छाले पड़ेंगे ना कि उसमें से एक लकीर अमीरी की भी आ जाएगी, और वो आ रही है। अब मुझे लगता है कि अब आ जाएगी वो। तो उस तरीके से स्टार्ट किया प्रोडक्ट। बहुत सारे दोस्त लोग चिढ़ाते थे कि क्या प्रोडक्ट जिसका कोई नाम नहीं, कोई ब्रांड नहीं, उसका तो प्रोडक्ट यूज करती थे हो। तो कई बार दोस्तों ने बहुत चिढ़ाए, बहुत ज्यादा बोले, बहुत ज्यादा। और कई बार ऐसा हुआ था कि जब मैं मीटिंग्स लेके आती थी, सेमिनार लेके आती थी, 2 दिन बाहर लेके आती थी, तो लोग बोलते थे मधु तुम क्या कर रही हो, अगर तुम एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटी करोगे तो तुम्हारी स्कॉलरशिप बंद हो सकती है, तुम्हें कॉलेज में कोई दिक्कत हो सकती है। और एक बार ऐसा हुआ था कि मैं जस्ट 3 दिन ट्रैवल करके 3-4 जगह मीटिंग करके मैं आई थी, और मैं वहां पे खड़ी थी, एंड मेरे जो कोई सीनियर थे उन्होंने फोन किया कि मधु आ जाओ इधर, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ।
तो मुझे लगा शायद मैं 3 दिन काम करके आई हूँ एंड कुछ लोग मेरी तारीफ करेंगे या कुछ पार्टी वार्टी देंगे या खाना वाना खिलाएंगे, ऐसा करके मैं एकदम आराम से आई और मैं फ्रेश होके मैं उनके पास पहुंची। और जब पहुंची वहां पे, तो वहां पे सीनियर लोगों का एक जमावड़ा लगा था, लगभग 4-5 लोग वहां पे खड़े थे, 4-5 या उससे ज्यादा लोग खड़े थे एंड वो सब ऐसे लोग थे जिनको कि मैं बहुत अच्छा सीनियर मानती थी एंड वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, उस तरीके से था। वो 4-5 लोग सब गोल बना के खड़े हैं, मैं बीच में खड़ी हूँ और उन्होंने इतना ज्यादा मुझे डिमोटिवेट किया ना कि मधु ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम्हारी बैक लग सकती है, इतनी हार्ड पढ़ाई है, लोग यहाँ पे पूरा फुल टाइम पढ़ के पास नहीं हो पा रहे और तुम चाहती हो कि तुम एक बिजनेस करके भी तुम पास हो जाओगे, इस तरीके से नहीं होता है। एंड मुझे इतना सुनाया, मैं वहां पे खड़े खड़े रो रही थी, मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूं। लेकिन अच्छी बात ये थी कि मुझे पता था कि रोना अकेले में नहीं है, रोना है तो अपलाइन के सामने रोना है। मैं जस्ट गई रूम में और लेट नाइट हो रहा था और मैं फोन उठाई और मुझे पता है कि शायद मेरी अपलाइन सो गई होगी, लेकिन फिर भी मैं फोन उठाई और मैं उनको फोन की। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसे अपलाइन का साथ मिला कि जब भी मैंने उनको फोन किया तो फोन उठाए एंड मुझे गाइड किया उन्होंने। तो मैं बोली कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या करूँ। तो उन्होंने बोला कि देखो मधु, या तो तुम उसको समझा दो या वो तुमको समझा दे, इस तरीके से करो। तो मुझे लगा सर ये दोनों नहीं हो रहा है, वो भी मुझे समझा नहीं पा रहे, मैं कन्विंस नहीं हो रही हूँ और मैं भी उनको समझा नहीं पा रही हूँ, तो फिर क्या करे। तो उन्होंने बोला एक काम करो, सुनना बंद कर दो, बस। उसके बाद से मैंने सुनना बंद कर दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि लोग आपको तब तक ही बोलते हैं जब तक उनको लगता है कि आपको फर्क पड़ता है। जिस दिन आपको फर्क पड़ना बंद हो जाता है ना, वो लोग आपको बोलना भी छोड़ देते हैं। उसके बाद से वो बोलते तो जरूर रहे, लेकिन मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, मैं बोलती ठीक है ऐसे ही चलता है। और उसके बाद से मैंने सुनना बंद कर दिया, मैं अपना काम कंटिन्यू करती रही। और कई बार ऐसा हुआ कि मेरी मीटिंग हो रही है एंड मीटिंग का टाइम फिक्स है, मुझे सैटरडे संडे जाना है एंड पता चला कि मंडे मेरा एग्जाम है। अब मेरा शेड्यूल बना हुआ है, मंडे मेरा एग्जाम है, मैं उसको कैंसिल नहीं कर सकती, एग्जाम तो अपने हाथ में ही नहीं है। तो मैं अपने नोट्स लेके जाती थी और जब मैं ट्रेवल में जाती थी ना, तो मैं ट्रेन में बैठती थी, ऊपर वाली सीट में बुक करती थी और वहां पे लाइट्स बंद है, मैं टॉर्च, अपना मोबाइल का टॉर्च जलाती थी, वो सारे नोट्स में पढ़ते जाती थी, मीटिंग करती थी, फिर आती थी, फिर ऊपर बैठती थी, नोट्स पढ़ते आती थी, सुबह में थोड़ा रिवीजन करती थी और सुबह 10 बजे जाके एग्जाम दे देती थी। और अच्छी बात यह कि पास भी हो जाती थी। तो कई बार मैं ट्रेन में अपने नोट्स पढ़ के और तब जाके मैं एग्जाम दी और तब जाके मैं पास हुई। मुझे पर्सनली लगता है कि ये सब संघर्ष नहीं है, ये सब बस पार्ट ऑफ लाइफ है और ये सब चीजें हैं जो मुझे सिखाई है कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो इस तरीके से चलता रहा, एग्जाम्स, पढ़ाई, बिजनेस, लोगों की बातें और वो सारे सीनियर लोग जो बोलते थे कि मधु तुम क्या कर रही हो, कैसे है। अभी बात है 2020 की बात है, जब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई। डिग्री कंप्लीट होने के बाद में एक दिन ऐसे ही मैं बैठी थी, मेरा बर्थडे था उस दिन, और मेरे सारे सीनियर का फोन आया। और फोन आया तो मैं उस टाइम पे अपने घर पे वंडर वर्ल्ड क्विक की थी एंड उसकी वीडियोज एंड फोटोज सब मैंने शेयर किए थे। तो लोगों को लगा था ये लड़की इतना अच्छा कर ली इस तरीके से। तो उनका फोन आया और उन्होंने पूछा मधु आगे का क्या प्लान है। तो बोले सेम वही चीज जो मैंने कहा था, जो मैं फर्स्ट ईयर में बोली थी ना, आज भी उस पर अडिग हूँ कि मैं BSMS करूंगी एंड देन PhD करूंगी। तो उन्होंने बोला कि मधु, तो मैं बोली कि जस्ट PhD में अभी ट्राई कर रही हूँ, एप्लीकेशन सब डाल रही हूँ, PhD में मैं अभी इंटर करूंगी। तो वही सीनियर जो मुझे सबसे ज्यादा सुनाए थे, वो मुझे बोले थे क्यों मधु आर्ट्स से फुल टाइम नहीं कर सकते क्या। अब मैं एकदम शॉक्ड, मैं बोली मतलब। तो बोलते हैं तुम्हारा इतना अच्छा चल रहा है, तुम फुल टाइम कंटिन्यू करो, तुम्हें क्या जरूरत है PhD करने की। मतलब कि वो आदमी जो बोलते थे कि RCM छोड़ दो पढ़ाई के लिए, आज वो आदमी बोल रहे हैं तुम पढ़ाई आगे का छोड़ दो RCM के लिए। तो लोगों की जो बातें हैं, जो भावनाएं हैं, जो एटीट्यूड है, सब कुछ बदल जाता है। लेकिन ये सब कुछ बदलता तब है जब आपका वक्त बदलता है। वो सेम पर्सन उसकी कंप्लीट अपोजिट बात थी। मैंने बोला कि सर मैं बोली कि भैया देखिए हमारा बिजनेस ऐसा है कि अभी मैं नहीं भी करूँ ना तो हमारी टीम इतनी अच्छी है कि उससे ज्यादा अच्छा ग्रोथ होगा, और वही हो रहा है। और भगवान की कृपा से इतनी अच्छी टीम मिली कि बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है, सबका सहयोग है। कई बार ऐसा होता है कि जब मेरा एग्जाम्स होते हैं तो उस टाइम पे मैं बोलती हूँ कि ये 4 दिन में बिजी रहूंगी, तो उस 4 दिन में हमारे लीडर संभाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग 4 दिन फोन भी नहीं करते और जिस दिन एग्जाम खत्म हो जाता है उस दिन फोन करते हैं कि मैडम आपका एग्जाम हो गया ना, आप बात कर सकते हैं। बोले हाँ आप बात कर सकते हैं। तो इतना अच्छा टीम, इतनी अच्छी अपलाइन और इतने अच्छे पेरेंट्स मुझे मिले कि उसके सहयोग से मैं पूरा का पूरा कर पा रही हूँ। कुछ चीजें और अगर मैं शेयर करूँ तो मैंने इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया
किया। स्टार्ट करने के बाद मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट किया, चाहे लोकल ट्रेन हो, बस हो, कार हो, अकेले हो, अलग अलग जगह जाके मैंने अकेले ट्रैवल करके पूरा का पूरा बिजनेस मैंने शुरू किया, स्टार्ट किया। और कई बार ऐसा हुआ कि जब मेरा एडमिशन होने वाला था पीएचडी में, और उस टाइम पे मुझे पता चला कि पीएचडी में जब मैं चली जाऊंगी तो थोड़ी सी मैं बिजी हो जाऊंगी, तो मैं चाहती थी कि उस टाइम तक मैं अपने टीम में सभी जगह चली जाऊं। तो मैंने स्टार्ट किया, 1 तारीख को मैं निकल गई। 1 तारीख को मैं निकली, ये बात है लगभग मेरी एडमिशन हुई थी जुलाई में, एंड ये मई जून की बात है। तो मैं ये 2022 की बात है। तो मई जून में जब मैं ट्रैवलिंग के लिए निकली, 1 तारीख को मैं निकल गई, और मैं 12 से 13 दिन पूरा बाहर थी, लगभग 14 से 15 दिन, क्योंकि वो फिर मैं कटिहार आई थी, कटिहार में अपने अपलाइन के पास 2 दिन रुकी थी, फिर मैं घर गई थी। तो अपने घर से मैं लगातार 15 दिन बाहर थी, और लगातार पूरा हो गया था। तो वो जब मैं बाहर थी पूरा, तो मेरी मम्मी तक को पता नहीं था कि आज मैं यहाँ पे हूँ तो कल मैं कहाँ रहूंगी, परसों कहाँ रहूंगी। रात को एक बार फोन आता था और पूछते थे मधु हो कहाँ, तो मैं बोलती थी अभी मुजफ्फरपुर हूँ, कभी मैं बरौनी हूँ, कभी कहीं हूँ, कभी पटना हूँ, कभी कहीं हूँ, कभी यूपी हूँ, कभी झारखंड हूँ, कभी वेस्ट बंगाल, इस तरीके से। तो मम्मी बस ये पूछती थी। और ये बिलीव है, मैं ये फर्स्ट मेरी प्लेटफॉर्म पे मैं पहली बार मैं बोलना चाहूंगी कि ये जो भी है मम्मी की बदौलत है, क्योंकि उन्होंने जो सपोर्ट मुझे दिया है ना, वो जब मैं बोलती हूँ ना रात के 11 बजे भी कि मैं मीटिंग में हूँ, मम्मी बाद में बात करते, वो फोन रख देती है, हाँ ठीक है। वो बस एक बार बस पूछती है मतलब ठीक हो, खाना खाया, एंड तुम कहाँ हो, जस्ट दैट्स इट। कोई प्रेशर नहीं है, और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरी सक्सेस में। अदरवाइज वो सपोर्ट नहीं मिलता तो शायद मैं नहीं कर पाती। कई बार ऐसा हुआ कि जब स्टार्टिंग था तो पैसे की बहुत ज्यादा दिक्कत थी। स्कॉलरशिप जो थी, स्कॉलरशिप से मैं सामान लेके आ जाती थी, और वो सामान किसी को दे देती थी, पैसा सही टाइम पे मिलता नहीं था कई बार। और एक बार ऐसा हुआ था कि मैं साउथ 24 पैरागन में थी, वेस्ट बंगाल में, एंड वहां पे मैं मीटिंग कर ली, सब कुछ कर ली, और मैं वहां पे वेट कर रही हूँ कि कब बस आएगी और मैं बस से जाऊंगी। और वो बस आ नहीं रही है, आ नहीं रही। और मुझे ये टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मुझे लास्ट बस जो होती है मेरे घर कॉलेज के लिए, वो 10 बजे होती है, मुझे 10 बजे तक पहुंचना है। और ट्रैवलिंग का जो टाइम है वो लगभग 4 घंटे है। शाम के बज गए हैं 5, मुझे बस मिल नहीं रही है, मैं किस तरीके से जाऊंगी मुझे पता नहीं। और तभी अचानक से मेरी अपलाइन का फोन आता है, बोलते मधु कहाँ हो। बोले बस यहाँ पे हूँ, और मैं बस का वेट कर रही हूँ। उन्होंने बोला बस नहीं मिल रही, मैं बोले कि 1 घंटे से वेट कर रही हूँ, बस नहीं मिल रही। उन्होंने बोला ठीक है ओला कर लो, उबर कर लो। मैं बोले कि सर उतने पैसे नहीं है कि मैं ओला उबर करूं, बहुत कम अमाउंट होता था और सोच समझ के करना होता था। और ऐसा नहीं है कि मैं अगर मम्मी को फोन करती तो वो मुझे नहीं देती ऐसा कुछ, लेकिन एक ऐसा था कि खुद के दम पे करना है, एक वो सा रहता है तो नहीं मांगना है उस तरीके से। तो उस टाइम पे मेरी अपलाइन बोलती है कि ठीक है, और उन्होंने फोन रखा और मेरे अकाउंट में उन्होंने 2,000 रुपये मुझे भेजे। तो और फिर मैं सोची कि चलो ठीक है, ओला करके मैं आई। लेकिन वो टाइम था कि मैं उस सब चीजों को नहीं भूल सकती, और जैसे ही मेरा नेक्स्ट पेमेंट आया मैंने उनको वो पैसे भेजे। और यही चीज है जो मुझे बहुत ज्यादा आगे बढ़ाई, मुझे सपोर्ट मिला, बस उस सपोर्ट को मैंने कभी मिस यूज नहीं किया। जब भी मेरे पास 2,000 रुपये आए, तुरंत अगले महीने मैंने उनको ट्रांसफर किया। और आज के टाइम पे मेरे पास मनी का इतना प्रॉब्लम था, लेकिन फिर भी आज के टाइम पे कोई भी ये नहीं बोल सकता, चाहे वो अपलाइन हो, चाहे डाउन लाइन हो, चाहे लाइफ लाइन हो, चाहे क्रॉस लाइन हो, चाहे कोई पीयूसी वाला हो, कोई भी ये नहीं बोल सकता कि मधु के पास मेरा इतना पैसा बाकी है। क्योंकि मैंने मनी को लेके कष्ट जरूर था, पर मैंने उस चीज को अच्छे से मैनेज किया कि मेरे ऊपर किसी का कर्ज ना हो। और यही कारण है कि आज मैं अच्छा इनकम ले पा रही हूँ। नियत का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो चाहे मनी का प्रॉब्लम हो, टाइम का प्रॉब्लम हो, सब कुछ को मैंने मैनेज किया, और मैनेज करते करते एक अच्छी जर्नी को मैंने जिया है। और ये मेरे लिए खुद प्राउड फील है कि उसके बाद जब 2020 आया, कंप्लीटली लॉकडाउन था, जस्ट मैं जर्नी स्टार्ट करके मैं काम कर रही थी और लॉकडाउन आ गया। जैसे ही लॉकडाउन आया तो फिर मैंने अलग तरीके से सीखना स्टार्ट किया, और सीखते सीखते बहुत अच्छी अच्छी चीजें हुई। मैं डॉक्टर विवेक बिंदर सर की टीम में गई, वहां पे भी मैंने बहुत अच्छा किया, वहां पे भी मैंने टॉप परफॉर्मर में थी। लेकिन मुझे पता था कि मैं उस चीज में नहीं जा सकती, मुझे फोकस करना है। फिर मैंने फोकस किया, वहां से जो चीजें मैंने सीखी थी, मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी थी, मैंने इंस्टाग्राम मार्केटिंग सीखी थी, चाहे फेसबुक मार्केटिंग कैसे करते हैं, यूट्यूब पे कैसे अपने ब्रांड को बिल्ड करते हैं, वो सब सीखा मैंने। और टीम से सब कुछ मुझे अच्छे से मिला, और वो सब सीखते हुए मैंने डिजिटली काम करना स्टार्ट किया। जब लॉकडाउन आया, 1 जूम मीटिंग, 2 जूम मीटिंग, पर्सनल 1-to-1 जूम मीटिंग, ऐसे करते करते जब घर में थी, लॉकडाउन था, घर में थी, और मुझे उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। मेरा भाई पूरा सेटअप रेडी कर देता था,
मेरा मम्मी मेरे मम्मी मुझे खाना ला के दे देती थी और मैं लगातार जूम मीटिंग करते जा रही हूँ, मैं उठती नहीं थी अपने सीट से। एक एक प्लान में जूम मीटिंग पे जितने भी मेरे पास कॉन्टेक्ट थे सबको मैंने करना स्टार्ट किया, और इस तरीके से करते करते जब 2016 में मेरी रॉयल्टी हुई थी, 2017 में रॉयल्टी हुई थी, फिर 2018 2019 लगातार मैं पिन को चेंज कर रही थी। लेकिन जब लॉकडाउन आया तो मुझे लगा कि अब मैं क्या करूं, और मेरा एक संकल्प था कि मैं कॉलेज खत्म होने से पहले अपना टेक्निकल करूंगी। और मेरा कॉलेज खत्म होने वाला था 2020 में, वो भी 2020 में लगभग सितंबर के आसपास। और मुझे लग रहा था कि मैं कैसे अपना टेक्निकल करूंगी, कैसे क्या करूंगी, लेकिन सब कुछ अच्छा चला। 2020 में पहले ही मैं अपना टेक्निकल कर, मतलब कि मेरा कॉलेज खत्म होने से पहले मेरा टेक्निकल हो गया था। वो जस्ट बिकॉज की एक इच्छा थी, लगातार प्रोस्पेक्टिंग कर रही थी और लगातार काम कर रही थी। उसके बाद लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में ही मैंने उस पर्ल के पिन को स्टार पर्ल किया, ड्यू टू डिजिटल मार्केटिंग, ड्यू टू जूम मीटिंग, ऑनलाइन बिजनेस मार्केटिंग करके। फिर मुझे लगा कि अब मुझे और बड़ा करना है, और धीरे धीरे काम करती गई और लगातार टीम बिल्ड करती गई, लगातार सीखती गई, और सीखते सीखते फिर मैंने एमरॉल्ड की पिन को हासिल किया। ये मेरा डिग्री है। जब मैंने 2020 में मुझे BSMS की डिग्री मिली थी, उससे पहले मैं रॉयल्टी, उससे पहले मैं टेक्निकल अचीवर बन गई थी। तो मैं टेक्निकल पहले बनी और तब मैं ग्रेजुएट हुई थी। ये पावर है RCM बिजनेस का। मतलब कि जिस टाइम पे 20,000 की इनकम की नौकरी भी कोई नहीं दे सकता, तो उस टाइम पे मैं RCM से लगभग 60-70 हजार रुपया महीने की इनकम ले रही थी। मैं ग्रेजुएट हुई एंड उसके बाद फिर मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे गई और बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिली, बहुत अच्छी अच्छी संगति मुझे मिली, बहुत अच्छा अच्छा सपोर्ट मिला। और ये सबको करते करते लगातार, और ये जो इन सब लोगों से मिलते हैं ना, जब इनकी स्टोरी सुनते हैं एंड इन लोगों से RCM में जितने भी हमारे कोर लीडर हैं उनकी स्टोरी सुनते हैं, और खासकर जब भी मैं अपनी अपलाइन की स्टोरी सुनती थी ना, तो उनका जो संघर्ष था, तो मुझे लगता था कि उन सभी के सामने मेरा कुछ भी संघर्ष नहीं है। उन सभी के जो जो प्रोडक्ट नहीं थे, RCM बंद हो गया था, उस टाइम का संघर्ष था। कल मैं संध्या मैडम की स्टोरी सुन रही थी, उन्होंने बताया किस तरीके का संघर्ष था। जब कल्याणी मिश्रा मैडम की सुनी, पूजा मैम की सुनी, इन सभी का जितने भी लोग थे, और मैं 1 बजे वाली मीटिंग में नहीं रह पाती, जस्ट बिकॉज इस टाइम पे मेरा लैब होता है, तो उस टाइम पे मैं नहीं अटेंड कर पाती। लेकिन बाद में मैं यूट्यूब लाइव सबका सुनती हूँ और सबकी स्टोरी मैंने सुनी, CR मैडम की भी स्टोरी मैंने सुनी। तो आप लोगों के जो संघर्ष है ना, आप लोगों ने बंजर धरती में बिजनेस को किया है, और मुझे लगता है आप लोगों के सामने मैं एकदम टाइल्स बिछी हुई जगह पे मैं बिजनेस को कर रही हूँ। तो आप सभी के सामने मेरा कोई संघर्ष है ही नहीं। और मुझे लगा चूंकि आप लोगों ने उस बंजर धरती पे बिजनेस को किया है, तो मैं टाइल्स बिछी हुई जगह पे कर रही हूँ, तो मेरी स्पीड तो अच्छी होनी ही चाहिए, और ये सभी में आपका कंट्रीब्यूशन है। और इसी स्पीड को मेंटेन करते हुए, सभी की स्टोरी को जानते हुए, अभी मैं एमरॉल्ड के लेवल पे हूँ, एमरॉल्ड की बिजनेस पे हूँ, और लगातार मैं बिजनेस पे भी हूँ, और साथ में लगातार मैं 1 लाख से ऊपर का चेक पर मंथ में देख रही हूँ। और उस इनकम से अभी हमारे घर में बहुत अच्छा माहौल है। मेरे घर पे एक अच्छा वंडर वर्ल्ड क्विक है जो कि मम्मी और पापा देखते हैं। मेरा भाई मैथमेटिक्स में PhD कर रहे हैं जो कि मध्य प्रदेश में है। मेरी जो छोटी सिस्टर है, कहते हैं कि वो बहुत अच्छे एरा में आई, और वो कम संघर्ष देखी हम लोगों से, क्योंकि हम लोगों ने वो संघर्ष को उस तक आने ही नहीं दिया। वो भी B.Pharma कर रही है फ्रॉम छत्तीसगढ़, और मैं PhD कर रही हूँ इन साइस्मोलॉजी। साइस्मोलॉजी बेसिकली अर्थक्वेक से रिलेटेड है। बेसिकली हम भूकंप से जो भी डेटाज आते हैं, उस डेटा को हम लोग प्रोसेस करते हैं ना, देखते हैं कि हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है। अगर मैं ब्रीफ में बोलूँ तो हमारा प्रोग्रामिंग का पूरा काम है, और उस चीज को करते हुए मैं बिजनेस कर रही हूँ और लगातार इस चीज को मेंटेन कर रही हूँ। तो मेरे घर में वंडर वर्ल्ड क्विक है, मैं कोलकाता में PhD कर रही हूँ, मेरा भाई मध्य प्रदेश में PhD कर रहे हैं, और मेरी जो छोटी बहन है वो छत्तीसगढ़ से B.Pharma कर रही है। और सब लोग एजुकेशन बैकग्राउंड में अच्छा कर रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि हमें सबको अच्छी एजुकेशन मिली, और उस अच्छी एजुकेशन के साथ में हम इस बिजनेस को बिल्ड करें। मेरा भाई भी कहीं ना कहीं RCM को समझ रहे हैं और RCM से थोड़ा काम कर रहे हैं। मेरी छोटी सिस्टर भी अच्छा कर रही है, मेरे पेरेंट्स भी कर रहे हैं, पूरी फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व है, और पूरी फैमिली अच्छी एजुकेशन को ले रही है, और इस तरीके से हमारी जर्नी चल रही है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, एंड आप सभी का आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं ऐसे ही काम करती रहूं और लगातार ऐसे ही बिजनेस को करती रहूं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरुदेव, ओवर टू यू।